नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर हिस्ट्री पेपर फर्स्ट भारतीय इतिहास हिस्ट्री ऑफ इंडिया यूनिट थर्ड। इससे पहले 14th वीडियोज़ में हमने 2 यूनिट कंप्लीट कर दी है पेपर फर्स्ट की और ये यूनिट थर्ड है। सबसे पहले इसमें हम देखने वाले हैं सातवाहन सातवाहनों और सिलेबस में हमारे दिया हुआ है एज ऑफ सातवाहनाज एंड फॉरेन पावर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सातवाहन जाति क्या थी, इनका परिचय देखेंगे हम। सातवाहन जाति का परिचय। सातवाहनों की जाति के विषय में विद्वानों में तीव्र मतभेद है। पुराणों में सातवाहनों को आंध्र जाति का कहा गया है, इसीलिए सातवाहन वंश को आंध्र वंश भी कहा गया है। आंध्र एक जाति का नाम था जो गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के बीच के भाग में निवास करती थी। आंध्र शासक पहले महाराष्ट्र में शासन करते थे, परंतु कालांतर में शकों के आक्रमण के परिणाम स्वरूप उन्हें महाराष्ट्र छोड़ना पड़ा और वे गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के बीच में आंध्र प्रदेश में आकर बस गए। आंध्र प्रदेश में रहने के कारण ही वे आंध्र कहलाए। अतः आंध्र नामक प्रादेशिक संज्ञा है, जातीय संज्ञा नहीं। सातवाहनों की जाति के संबंध में अलग अलग मत प्रचलित हैं। पहला मत है कि सातवाहन अनार्य थे। कुछ इतिहासकारों का मत है कि आंध्र लोग अनार्य थे, परंतु आर्यों के संपर्क में आकर आर्यों की सभ्यता और संस्कृति अपना लेने से ये आर्य लोग जैसे हो गए। आर्य और अनार्य का कॉन्सेप्ट ये है कि मध्य एशिया से कुछ लोग आए और भारत के कुछ क्षेत्रों में, उत्तरी भारत के क्षेत्रों में निवास करने लगे। यहाँ के लोगों को अपने लिए इस्तेमाल किया, अपनी सेवा करने के लिए, अपने काम करने के लिए उन पर शासन किया, तो ये स्वयं आर्य कहलाए और इनकी सेवा करने वाले लोग अनार्य कहलाए। तो श्रीनिवासाचारी तथा अयंगर ने लिखा है कि इस प्रकार आंध्र लोग अनार्य जाति के थे जो धीरे धीरे आर्य बना लिए गए और वे दक्षिण के उत्तर पूर्वी भाग में निवास करते थे तथा काफी शक्तिशाली थे। दक्षिण भारत के उत्तर पूर्वी भाग में, ये दक्षिण भारत, ये पूरा, और इसके उत्तर पूर्वी भाग मतलब इस पार्ट में, मतलब आंध्र प्रदेश वाला हिस्सा। ऐसा श्रीनिवासाचारी और अयंगर ने लिखा है। दूसरा है सातवाहन क्षत्रिय थे। डॉक्टर डी.आर. भंडारकर तथा डॉक्टर के. गोपालाचारी आदि इतिहासकारों के अनुसार सातवाहन क्षत्रिय थे। डॉक्टर भंडारकर का कहना है कि एक ब्राह्मण का अर्थ ब्राह्मणों का रक्षक है, एक विशिष्ट ब्राह्मण नहीं। गौतमी पुत्र शातकर्णी की माता गौतमी बलश्री को राजर्षि वधू कहा गया है। सातवाहनों का एक महान और प्रसिद्ध शासक हुआ है गौतमी पुत्र शातकर्णी। उसकी माता जो थी गौतमी बलश्री, तो उस गौतमी बलश्री को राजर्षि वधू कहा गया है, मतलब राजा के ऋषि की कन्या। राजा का ऋषि कौन होता है? ब्राह्मण होता है। राजर्षि वधू, इससे प्रतीत होता है कि वह ब्राह्मण नहीं थी, अन्यथा उसे ब्रह्मर्षि वधू कहा जाता। तो इस तरह से यहां पर भंडारकर कहते हैं कि ये क्षत्रिय थे, वरना ये ब्रह्मर्षि वधू कही जाती, राजऋषि वधू नहीं कही जाती। तीसरा है ब्राह्मणों तथा नागों की मिश्रित संतान थे, ऐसा माना गया। तो डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी के अनुसार सातवाहन ब्राह्मणों तथा नागों के मिश्रित रक्त वाला कुल था। तो देखिए, डॉक्टर डी.आर. भंडारकर और डॉक्टर के. गोपालाचारी इसे सातवाहनों को क्षत्रिय बताते हैं। श्रीनिवासाचारी और अयंगर इन्हें अनार्य बताते हैं और डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी ब्राह्मणों तथा नागों की मिश्रित संतान बताते हैं। और उसके बाद सातवाहन ब्राह्मण थे, इस मत के बारे में अधिकांश विद्वान ऐसा मानते हैं कि नासिक अभिलेख में गौतमी पुत्र शातकर्णी को एक ब्राह्मण अर्थात एक विशिष्ट ब्राह्मण कहा गया है, नासिक अभिलेख। और
इनके नामों के पूर्व गौतमीपुत्र, वशिष्ठिपुत्र आदि शब्द ब्राह्मणों के गोत्र मात्र हैं। इनसे सातवाहनों का ब्राह्मण वंशी होना सिद्ध होता है। तो इस तरह से ये इनकी जाति का परिचय हो गया। उसके बाद हम लेते हैं इनके, आप अच्छे से समझ लीजिएगा कि सातवाहन अनार्य थे, ये किसने कहा, क्षत्रिय थे, किसने कहा, इस तरह से। तो सातवाहनों का मूल निवास स्थान, सातवाहनों के मूल निवास स्थान के बारे में विद्वानों में मतभेद है। कुछ मत प्रचलित हैं जिसमें डॉक्टर जायसवाल, रैप्सन, डॉक्टर जायसवाल, रैप्सन और प्रभाकर शास्त्री, प्रभाकर शास्त्री, इनके अनुसार सातवाहनों का मूल निवास दक्षिण भारत में कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच का आंध्र प्रदेश था। डॉक्टर जायसवाल, रैप्सन और प्रभाकर शास्त्री कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच के स्थान आंध्र प्रदेश को इनका मूल निवास स्थान बताते हैं। डॉक्टर सुकथंकर, सुकथंकर सातवाहनों का मूल निवास स्थान तमिलनाडु के बेलारी जिले को बताते हैं। विदर्भ डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी, इनका मूल निवास स्थान मध्य प्रदेश का दक्षिणी भाग बताते हैं। और विदर्भ बताते हैं प्रोफेसर मीराशी, प्रोफेसर मीराशी, प्रोफेसर मीराशी, इनका जो मूल निवास स्थान है वो महाराष्ट्र में विदर्भ क्षेत्र को बताते हैं। और मध्य प्रदेश का दक्षिणी भाग बताते हैं डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी। डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी इन्हें ब्राह्मणों तथा नागों की मिश्रित संतान भी बताते हैं इनकी परिचय में। और अधिकांश इतिहासकार महाराष्ट्र को सातवाहनों का मूल निवास स्थान मानते हैं। उनका कहना है कि प्रारंभिक सातवाहन राजाओं के समस्त अभिलेख तथा सिक्के महाराष्ट्र में मिले हैं, अतः सातवाहन महाराष्ट्र प्रदेश के ही मूल निवासी थे। जैन साहित्य से ज्ञात होता है कि सातवाहनों की राजधानी आरंभ से ही प्रतिष्ठान, ये 16 महाजनपदों में से एक था, अश्मक, गोदावरी नदी के तट पर, उसकी राजधानी थी पैठन, पाटन या प्रतिष्ठान। तो आरंभ से ही प्रतिष्ठान थी सातवाहनों की राजधानी, ऐसा जैन साहित्य बताते हैं। अब बात करते हैं हम सातवाहनों का उदयकाल। सातवाहनों का उदयकाल, डॉक्टर स्मिथ, रैप्सन और जायसवाल आदि विद्वान सातवाहनों का उदयकाल ईसा पूर्व 3री शताब्दी बताते हैं। ईसा पूर्व 3री शताब्दी, ईसा पूर्व मतलब 300 ईसा पूर्व बताते हैं इनका उदयकाल। परंतु अधिकांश विद्वानों के अनुसार सातवाहन वंश का उदय ईसा पूर्व 1म शताब्दी में हुआ। इन विद्वानों के अनुसार सातवाहनों के शासनकाल का प्रारंभ 27 ईसा पूर्व हुआ। इस मत की पुष्टि नानाघाट अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख से भी होती है। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में सातकर्णी को खारवेल का समकालीन कहा गया है। खारवेल को सामान्यतया 1म शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में रखा जाता है। एक प्रसिद्ध है, उड़ीसा का शासक हुआ था चेदी वंश का खारवेल, तो उस खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख प्रसिद्ध है। उस हाथी गुम्फा अभिलेख में गौतमीपुत्र सातकर्णी को खारवेल का समकालीन कहा गया है। इस आधार पर 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में इनका शासन बताया गया। 1म शताब्दी खारवेल 1म शताब्दी ईसा पूर्व का उत्तरार्ध में था उसका शासन। अतः यह कहना उचित प्रतीत होता है कि सातवाहनों का उदय ईसा पूर्व 1म शताब्दी में हुआ था। तो डॉक्टर राजबली पांडे का कथन है कि सातवाहन मूलतः दक्षिण भारत के थे और 28 ईसा पूर्व में सिमुक ने मगध पर आक्रमण करके सिमुक उत्तरी भारत में अपनी सत्ता स्थापित की। सातवाहन वंश का संस्थापक था सिमुक, ये डॉक्टर राजबली पांडे बताते हैं। अब बात करें गौतमीपुत्र सातकर्णी की उपलब्धियां। ये महान शासक हुआ है सातवाहनों का। डिस्कस द अचीवमेंट्स ऑफ गौतमीपुत्र सातकर्णी, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन एंड अचीवमेंट्स ऑफ गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी एक पराक्रमी महत्वाकांक्षी शासक था। वह सातवाहन वंश का सबसे शक्तिशाली, पावरफुल और
पराक्रमी शासक था। उसने सातवाहन वंश की शक्ति तथा गौरव को चरम सीमा पर पहुंचा दिया। नासिक अभिलेख से गौतमीपुत्र सातकर्णी की विजयों एवं उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है। तो उसकी प्रमुख विजयों की बात करें तो सबसे पहले है, नासिक अभिलेख से ज्ञात होता है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने अनेक राजाओं को पराजित किया, उनके प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। नासिक अभिलेख के अनुसार निम्नलिखित प्रदेश गौतमीपुत्र सातकर्णी के राज्य में सम्मिलित थे। पहला है आसिक। आसिक ये गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच का प्रदेश था, आसिक। दूसरा है अश्मक, ये गोदावरी के का तटीय भाग में था, गोदावरी के तट पर स्थित एक 16 महाजनपदों में से एक था। तीसरा है मूलक, ये पैठन के आसपास का क्षेत्र था, जो अश्मक की राजधानी थी पैठन, उसके आसपास का क्षेत्र था मूलक। अगला है सुराष्ट्र, तो ये दक्षिणी काठियावाड़ जो गुजरात में क्षेत्र था काठियावाड़, उसका दक्षिणी काठियावाड़ का क्षेत्र था सुराष्ट्र। और कुकुर, कुकुर था उत्तरी काठियावाड़ का क्षेत्र। अपरांत, अपरांत ये उत्तरी कोंकण का क्षेत्र था। और अनूप, ये नर्मदा नदी के तट पर माहिष्मती का प्रदेश था। आकर, ये पूर्वी मालवा का प्रदेश था। अवंती, ये पश्चिमी मालवा का प्रदेश था। और विदर्भ, ये महाराष्ट्र में बरार का प्रदेश था, बरार में स्थित एक स्थान था। तो ये सब स्थानों पर इसने विजय प्राप्त की। असिक, अश्मक, मूलक, सुराष्ट्र, कुकर, उपरांत, अपरांत, अपरांत, अनूप, आकर और अवंती और विदर्भ, इन पर इसने विजय प्राप्त की। छोटे क्वेश्चन में भी आ सकता है, किन्हीं 4 प्रदेशों का उल्लेख कीजिए जिस पर गौतमीपुत्र सातकर्णी ने विजय प्राप्त की। दूसरा है शकों पर विजय। नासिक अभिलेख में गौतमीपुत्र सातकर्णी को शकों, पहलवों तथा यवनों का विनाशकर्ता कहा गया है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले बार बार उल्लेख हो रहा है नासिक अभिलेख, तो नासिक अभिलेख में सबसे ज्यादा उल्लेख है तो वो है सातवाहनों का, गौतमीपुत्र सातकर्णी का। तो नासिक अभिलेख में गौतमीपुत्र सातकर्णी को शकों, पहलवों, ये विदेशी आक्रमणकारी थे, और यवनों का विनाशकर्ता कहा गया है। नासिक अभिलेख में उस भूमि दान का उल्लेख है जो ऋषभदत्त के अधिकार में थी। यह ऋषभदत्त शक नरेश नहपान का दामाद था, शक राज्य के दक्षिण प्रांत का राज्यपाल था। इसी प्रकार उसने पूना जिले में स्थित कदजिक नामक ग्राम दान में दिया। कदजिक पूना जिले में स्थित गांव था ये कदजिक, ये इस ऋषभदत्त ने दान में दिया। इससे स्पष्ट होता है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने उत्तरी महाराष्ट्र में शकों की शक्ति को समाप्त करके और सातवाहनों की सत्ता स्थापित की। अपरांत, अनूप, सुराष्ट्र, कुकुर, आकर, अवंती आदि प्रदेश भी गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शकों से ही जीते। इन प्रदेशों पर शक नरेश नहपान का आधिपत्य था। शक शासक था नहपान, इसको हराया था गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। इसकी पुष्टि जोगलथम्बी मुद्रा भांड से भी होती है। इस मुद्रा भांड में अनेक ऐसे सिक्के मिले हैं जिन पर नहपान तथा गौतमीपुत्र सातकर्णी दोनों के नाम अंकित है। इससे प्रकट होता है कि शक नरेश नहपान को हराने के बाद गौतमीपुत्र सातकर्णी ने उसके सिक्कों पर अपना नाम अंकित करवाया था। नासिक अभिलेख से ज्ञात होता है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शकों, पहलवों तथा यवनों का विनाश कर सातवाहन वंश के गौरव की पुनः स्थापना की। अब बात करें साम्राज्य विस्तार की, तो गौतमीपुत्र सातकर्णी ने अपनी विजयों द्वारा एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया जिसमें गुजरात, सुराष्ट्र या सौराष्ट्र, मालवा, बरार, महाराष्ट्र, कोंकण आदि के प्रदेश सम्मिलित थे। इस प्रकार गौतमीपुत्र सातकर्णी का राज्य कृष्णा नदी से लेकर उत्तर में सौराष्ट्र व मालवा तक और पूर्व में विदर्भ से लेकर पश्चिम में कोंकण तक विस्तृत था। इसके अतिरिक्त संपूर्ण विंध्य प्रदेश के क्षेत्र उसके प्रभाव क्षेत्र में थे। त्रावणकोर, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट तक का उसका राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित हो चुका था। अब बात करें गौतमीपुत्र सातकर्णी के चरित्र और मूल्यांकन की, तो ये एक प्रभावशाली व्यक्तित्व था गौतमीपुत्र सातकर्णी।
गौतमीपुत्र सातकर्णी एक गुणवान, रूपवान, प्रभावशाली व्यक्तित्व का धनी था। वह एक बलिष्ठ, सुंदर और प्रियदर्शी व्यक्ति था, जिसका मुख सूर्य की किरणों से खिले हुए कमल के समान था। वह उदार, दयालु एवं दानशील व्यक्ति था। वह अपने शत्रुओं के प्रति भी दयाभाव रखता था। वह छोटे बड़े सभी की सहायता करने को उद्यत रहता था। वह अपनी माता का आज्ञाकारी पुत्र था। वीर योद्धा तथा कुशल सेनापति था और अद्वितीय धनुर्धर, महान योद्धा तथा शूरवीर था। उसने अपने समय के अनेक राजाओं को पराजित किया और अपने युद्ध कौशल का परिचय दिया। नासिक अभिलेख में गौतमीपुत्र सातकर्णी के को क्षत्रियों के दर्प और मान को चूर करने वाला, गौतमीपुत्र सातकर्णी को नासिक अभिलेख में कहा गया है क्षत्रियों के दर्प और मान को चूर करने वाला, शकों, यवनों और पहलुओं की शक्ति का नाश करने वाला, युद्धों में अनेक शत्रुओं को जीतने वाला, जिसके वाहनों ने 3 समुद्रों का जल पिया आदि कहा गया है। ये सब उपाधियां नासिक अभिलेख में गौतमीपुत्र सातकर्णी को दी गई है, जिससे उसके वीर होना, योद्धा होने, कुशल सेनापति होने, योग्य शासक होने का पता चलता है। इन उपाधियों से ज्ञात होता है गौतमीपुत्र सातकर्णी एक अद्वितीय योद्धा एवं पराक्रमी शासक था। उसने अपनी विजयों द्वारा एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया, जो कृष्णा नदी से लेकर उत्तर में सौराष्ट्र एवं मालवा तक और पूर्व में विदर्भ से लेकर पश्चिम में कोंकण तक विस्तृत था। त्रावणकोर, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट तक उसका राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित हो चुका था। योग्य शासक, गौतमीपुत्र सातकर्णी एक योग्य शासक था। उसने 106 ईस्वी से 130 ईस्वी तक लगभग 24 वर्ष शासन किया। वह एक प्रजा वत्सल शासक था तथा अपनी प्रजा की नैतिक एवं भौतिक उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहता था। उसने अपनी प्रजा पर केवल वही कर लगाए जो धर्म के अनुकूल थे। वह अत्यंत उदार तथा दयालु शासक था तथा अपने शत्रुओं के प्रति भी दया का भाव रखता था। वह एक दानशील व्यक्ति था तथा दीन दुखियों, अनाथों, असहायों आदि की उदारता पूर्वक आर्थिक सहायता करता था। ब्राह्मण धर्म का प्रबल समर्थक, गौतमीपुत्र सातकर्णी ब्राह्मण धर्म का प्रबल समर्थक था। उसने ब्राह्मण धर्म को प्रोत्साहन दिया, जिसके फलस्वरूप ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धार हुआ। उसने वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने तथा वर्ण संकरता को रोकने का प्रयास किया। उसे एक ब्राह्मण, उसकी उपाधियां क्या क्या दी गई हैं हमने पहले भी देखी। एक ब्राह्मण, एक तो ये उपाधि भी थी उसकी। दूसरा, वेदों का आश्रयदाता या आश्रय देने वाला। पूछ सकता है छोटे क्वेश्चन में, गौतमीपुत्र सातकर्णी की किन्हीं 3 उपाधियों का वर्णन कीजिए या उल्लेख कीजिए। तो इसका अर्थ है वेदों का आश्रयदाता। उसने वेद विहित धर्म पर आधारित समाज की स्थापना का प्रयास किया। जैसा समाज वेद में बताया गया था, वेदों में बताया गया था, वैसा समाज बनाने का प्रयास किया। ब्राह्मण धर्म का प्रबल समर्थक होते हुए भी वह एक धर्म सहिष्णु व्यक्ति था तथा सभी धर्मों का आदर करता था। उसने बौद्धों को चैत्यगृह, विहार आदि बनाने के लिए सहायता दी। और डॉक्टर विमल चंद्र पांडे ने लिखा है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का सबसे बड़ा और सबसे पराक्रमी राजा था। उसने अपने वंश की प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित किया। डॉक्टर पीएल भार्गव के अनुसार गौतमीपुत्र सातकर्णी को एक रूपवान पुरुष बताया गया है। वह सबको निर्भयता प्रदान करने वाला, माता की सेवा करने वाला, प्रजा का हित चाहने वाला, द्विजों और निम्न वर्ण के लोगों का समान रूप से रक्षक और वर्ण संकरता को रोकने वाला, वर्ण संकरता को रोकने वाला, ध्यान रखिएगा, वर्ण संकरता को रोकने वाला। वर्ण संकरता मतलब एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण ब्राह्मण से ही विवाह करे, क्षत्रिय क्षत्रिय से ही, वैश्य वैश्य से ही और शूद्र शूद्र से ही। ऐसा नहीं है कि आपस में वैवाहिक संबंध स्थापित कर लें, जिससे वर्ण संकरता आती है। तो इसको रोकने वाला था, ऐसा डॉक्टर पीएल भार्गव कहते हैं। डॉक्टर नीलकंठ शास्त्री ने लिखा है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी बड़ा सुंदर व्यक्ति, आकृति वाला व्यक्ति था। उसकी भुजाएं लंबी तथा चेहरा मनोहर था। वह सदाचारी, धर्मपरायण, व्यक्तियों का संरक्षक और स्वयं उच्च चरित्र तथा शिष्टाचार का स्वामी था। तो इस तरह से ये सातवाहन हमारा कंप्लीट हो जाता है। और इसके कुछ क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं वो इसी में, जो मैंने वर्णन किया है, इसी में से पूछे जा सकते हैं। फिर भी 1-2 क्वेश्चन में उल्लेख कर देता हूं। जैसे गौतमीपुत्र सातकर्णी कौन था? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का सबसे शक्तिशाली तथा पराक्रमी शासक था। उसने शकों, यवनों तथा पहलवों को पराजित किया। उसने 24 वर्ष तक शासन किया, 106 ईस्वी से 130 ईस्वी। इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
गौतमीपुत्र सातकर्णी द्वारा पराजित किन्हीं 4 राजनीतिक शक्तियों के नाम लिखिए। तो शक, यवन, पहलव और क्षत्रिय। क्षत्रियों का दमन करने वाला उसे नासिक अभिलेख में कहा भी गया है। पश्चिमी भारत के शहरात वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो पश्चिमी भारत मतलब महाराष्ट्र के शहरात वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था नहपान। शक नहपान को किस सातवाहन नरेश ने पराजित किया था? इसकी पुष्टि किससे होती है? तो शक नहपान को गौतमीपुत्र सातकर्णी ने पराजित किया था। इसकी पुष्टि जोगलथम्बी मुद्रा भांड से होती है। इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।